नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही टेक्निकल और कह सकते हैं काफी जटिल विषय को डिकोड करने वाले हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी जीएलडी सिस्टम का स्टार्टअप। अगर इसे समझना हो ना तो इसे एक हाई स्टेक स्पेस लॉन्च की तरह सोचिए, जहां इग्निशन का काउंटडाउन बस शुरू ही हो चुका है। इतनी भारी मशीनरी को ऑन करना कोई मजाक नहीं है। हर एक वाल्व, हर एक पंप और यहाँ तक कि हर एक केमिकल की एक एक बूंद का बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम इसे 5 चरणों में बांटेंगे। सबसे पहले चरण 1 प्री ऑपरेशन चेक्स, फिर चरण 2 केमिकल डोजिंग, उसके बाद चरण 3 द हीट अप सीक्वेंस, फिर आता है चरण 4 सिस्टम इग्निशन और आखिर में चरण 5 पोस्ट स्टार्ट मॉनिटरिंग। यानी बिल्कुल शांत ग्राउंडवर्क से लेकर एक पूरी तरह से एक्टिव सिस्टम की गूंज तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। बात करते हैं पहले चरण की, प्री ऑपरेशन चेक्स। देखिए, किसी भी बड़ी मशीनरी को जगाने से पहले उसकी नींव पक्की करनी होती है। ये वो टाइम है जहां छोटी सी चूक भी बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। यहाँ हमें 4 बुनियादी चीजों पर टिक मार्क लगाना होता है। सबसे पहले यूटिलिटीज को चेक करना, मतलब इंस्ट्रूमेंट एयर, पावर, फीड वाटर और अपस्ट्रीम पंप्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए। दूसरा, केमिकल्स के टोट्स एकदम भरे हो और पंप के मैकेनिकल सील्स के लिए सील वाटर मौजूद हो। तीसरा, हमारी लैब क्या वो तुरंत सैंपलिंग और एनालिसिस के लिए तैयार है। और आखिर में सबसे क्रिटिकल बात, आरओ रिजेक्ट सैंपल का आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारी डिजाइन केमिस्ट्री से 100% मैच करना चाहिए। इसी प्री चेक में फ्लैश टैंक एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ हमें 2 अलग-अलग सिचुएशंस देखनी होती हैं। मान लीजिए कि टैंक को पहले ही ड्रेन या ठंडा किया जा चुका है, तो भाई उसे पूरे 1 घंटे तक पानी के साथ फ्लश और रीसर्कुलेट करना जरूरी है। लेकिन अगर कहानी थोड़ी अलग है, मतलब टैंक के अंदर स्केल 5% से ज्यादा है, तो आगे बढ़ने से पहले सेंट्रीफ्यूज को चलाना ही पड़ेगा। एकदम क्लियर रूल है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरे चरण पर, केमिकल डोजिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे विशाल सिस्टम की जो असली जीवन रेखा है ना, वो इसका एकदम परफेक्ट और बैलेंस्ड रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है। और ये चीज़ कितनी नपी तुली होनी चाहिए वो समझना आसान है। एंटीफोम के लिए टारगेट है 5 बार प्रेशर पर 20 ppm। वहीं एंटी स्केलेंट की बात करें तो 6.5 बार पर 10 ppm चाहिए होता है। और कास्टिक डोजिंग के लिए 5 बार प्रेशर के साथ फ्लैश टैंक का पीएच 8.5 से 10.5 के बीच मेंटेन करना होता है। बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए यहाँ। डोजिंग कंट्रोल का एक ऐसा उसूल है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डोजिंग हमेशा मैनुअल मोड में और एकदम 0% से शुरू होनी चाहिए। क्यों? ताकि कैलिब्रेशन बिल्कुल सही सेट हो सके। एक बार टारगेट मिल गया, फिर हम इसे बेझिझक ऑटो मोड पर डाल सकते हैं। हाँ, इस बीच फ्लैश टैंक में कहीं कोई झाग या फोम तो नहीं बन रहा, इस पर नजर गड़ाए रखना जरूरी है। केमिस्ट्री सेट हो गई, अब बारी है तीसरे चरण की, द हीट अप सीक्वेंस। सच कहूं तो असली थ्रिल यहीं से शुरू होता है। ठंडा पड़ा हुआ सिस्टम धीरे धीरे हॉट स्टैंड बाय स्थिति की तरफ बढ़ने लगता है। हीट अप के दौरान सील वाटर की भूमिका किसी हीरो से कम नहीं है। ये मैकेनिकल सील को फेल होने से बचाता है। इसके लिए 10 लीटर प्रति मिनट का लगातार फ्लो और 2.5 बार का प्रेशर मेंटेन करना होता है। डिस्टिलेट पंप के लिए तो ये 3.3 बार तक जाता है। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर लो प्रेशर का अलार्म बज रहा है तो सिस्टम स्टार्ट करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, आरओ रिजेक्ट पंप को चालू करने से पहले उसके ड्रेन्स का पूरी तरह बंद होना अनिवार्य है। सिस्टम में जब पहली बार पानी भरते हैं ना, तो FCH-VX वाल्व्स को खोल दिया जाता है ताकि कंप्रेसर के चालू होने से पहले अंदर फंसी हुई सारी हवा बाहर निकल जाए। और यहाँ एक बहुत ही सख्त लिमिट तय की गई है। तापमान को 8.3 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ने नहीं दिया जा सकता। अब जरा इस 99 के आंकड़े पर गौर कीजिए। 99 डिग्री सेल्सियस कोई आम नंबर नहीं है। ये वो बॉइलिंग थ्रेशोल्ड है, वो जादुई पॉइंट जहां पहुंचते ही स्टीम प्रेशर कंट्रोलर खुद ब खुद ऑटो मोड में शिफ्ट हो जाता है। इस पूरी टाइमलाइन को अगर ध्यान से देखें तो कहानी कुछ यूं चलती है। 0 आर पर मेकअप स्टीम शुरू होती है। जैसे ही पारा 99 डिग्री पर पहुंचता है, उबलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके ठीक बाद अगले 2 घंटों तक नॉन कंडेंसेबल्स को वेंट किया जाता है। एक बार ये हो गया तो स्टीम वाल्व 0% पर बंद हो जाता है। मिस्ट एलिमिनेटर वॉश ऑटो पर आ जाता है और हमारा सिस्टम फाइनली हॉट स्टैंड बाय मोड में आकर खड़ा हो जाता है।
सिस्टम अब गर्म हो चुका है और तैयार है, और यहीं से शुरू होता है चरण 4, सिस्टम इग्निशन। असल में ये इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स है, जहां इस विशाल मशीनरी को आखिरकार नींद से जगाया जाता है। वेपर कंप्रेसर को ऑन करने से पहले कुछ चेकलिस्ट्स पूरी करनी होती हैं, जैसे ल्यूब ऑयल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना ही चाहिए। ऑक्सिलरी पंप को कम से कम 15 मिनट तक दौड़ाना जरूरी है। कूलिंग फैंस और प्रेशर चेक करना, और सबसे खास बात ये पक्का करना कि केसिंग के अंदर एक भी बूंद लिक्विड न बची हो, सब कुछ पूरी तरह ड्रेन हो चुका हो। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजर स्टार्टअप। 99 डिग्री का तापमान और सही वेंटिंग पक्की होने के बाद कंप्रेसर इग्नाइट होता है और देखते ही देखते 3500 आरपीएम की रफ्तार पकड़ लेता है। इस दौरान फीड को 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की दर से अंदर भेजा जाता है। इस पूरे वक्त में सिस्टम पर नजर रखी जाती है कि कहीं कोई अजीब सी आवाज या कंपन तो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज स्टार्टअप की। भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। कलेक्शन बिन और टैंक लेवल्स चेक करने के बाद इसे लोकली स्टार्ट किया जाता है। फिर इसकी अपनी डिज़ाइन स्पीड तक पहुंचने का इंतज़ार करना पड़ता है। जब मशीन पूरी रफ्तार में आ जाए, तब जाकर फीड कंट्रोल वाल्व को धीरे धीरे 0 से 5 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे तक खोला जाता है और फिर ऑटो पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ लगातार ध्यान रखना होता है कि केक में नमी कितनी है। तो सिस्टम चालू हो गया, मशीनों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है हमारा अंतिम चरण, चरण 5, पोस्ट स्टार्ट मॉनिटरिंग। मशीन को चलाना एक बात है, लेकिन उसे स्थिर रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए सैंपलिंग का एक बहुत ही सख्त रूटीन फॉलो करना होता है। हर 4 घंटे में पीएच चेक करना है, जो 8.5 से 10.5 के बीच होना चाहिए। हर 8 घंटे में टीडीएस नापना है। टीएसएस 20% से नीचे रहना चाहिए और क्लोराइड्स 1,75,000 पीपीएम से कम। इसके अलावा कंप्रेसर की पावर, वाइब्रेशन, ऑयल और फ्लैश टैंक के झाग पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। वो है डिस्टिलेट क्वालिटी। अगर लगातार 15 मिनट तक कंडक्टिविटी 75 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर के ऊपर बनी रहती है, तो अलार्म बज जाना चाहिए। तुरंत जांच करनी होगी कि गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सिस्टम की प्योरिटी को खतरे में डालता है। इस पूरी टेक्निकल चेकलिस्ट का अंत हम एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर से करते हैं, डी सुपरहीटिंग चेक। ये चेक करना बेहद ज़रूरी है कि FCX वेपर इनलेट और डिस्टिलेट के तापमान के बीच का अंतर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा किसी भी कीमत पर ना हो। बस यही वो चीज़ है जो पूरी हीट एक्सचेंज प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखती है। इन सारे बारीक चेक्स और रूल्स को देखने के बाद जहन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या इन स्टार्टअप पैरामीटर्स का इतनी सख्ती से पालन करना आधुनिक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ऑपरेशंस के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जाहिर है, इतने बड़े पैमाने की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कामयाबी अक्सर ऐसे ही सख्त नियमों से तय होती है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसी ही जटिल प्रक्रियाओं को डिकोड करते रहेंगे।